एनसीपी के जो लीडर है वो आज एक पिटीशन खामोशी में डाल देते हैं, और जब कोर्ट के सामने ये पिटीशन आता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ना वो खुद वहां पर मौजूद, ना उनका वकील वहां पर मौजूद। अदालत सवाल करती है उस जूनियर से कि तुमको अगर लड़ना ही नहीं था तो ये पिटीशन लाए क्यों, इसमें दाखिल क्यों किया गया। अब जो ओरिजिनल पिटीशन है, यकीनन इसका असर भी उस वहां पे असर होने वाला है। ये एक संजीदा मसला था, और इस मसले के ऊपर जब चर्चा हो रही थी, हम खुद थे सिद्दीक मोतीवाला साहब के घर के ऊपर जब ये मीटिंग हुई थी, मैं खुद था वहां पर, और ये तय किया गया था। एक साहब ने कहा कि साहब मैं पहले लड़ चुका हूं, मुझे मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे ने कहा कि साहब नहीं, मैं जाना चाहता हूं करके। हमने ये तय किया था कि हम सब इत्तेफाक राय से एक जना जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर इतने सारे पीछे से पहुंच गए, अपना अपना पिटीशन लेकर, अपने अपने वकील लगाकर, वहां पर हम फेल। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ने की थी, एक आवाज के साथ लड़ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने चलते हुए रील बनाई जा रही है इंस्टाग्राम के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो नौजवान है। जहां जहां पर भी जब भी मजलिस कामयाब हुई है तो उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे, बहुत सारे नौजवान जिन्होंने यकीनन अपनी पूरी और मजलिस को इस मुकाम तक पहुंचाया कि हमने यहाँ पर अपना एक करीब कॉर्पोरेटर्स बनाए, या आप लोगों की मेहनत कर। मैं असरार का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि जब आप किसी को एक जिम्मेदारी देते हैं और वो जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, तो ऐसा लगता है कि तुमने जो फैसला किए है वो सही फैसला किए है। यकीनन आने वाले वक्त में आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत अहम ये इलेक्शन है। कल आपने लोकसभा के अंदर देखा कि जब हमारी वक्फ की जमीनें, वक्फ की जायदादें जो कई सालों से वक्फ के हवाले थी, सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही जिसके जरिए पूरा इख्तियार सरकार के पास जाएगा और सरकार ये तय करेगी कि ये जमीन वक्फ की है या नहीं है। 1906 का गैजेट, अगर उस गैजेट के अंदर है कि ये मस्जिद की जमीन, ये दरगाह की जमीन है, ये जमीन वो है जिसने वक्फ किया है, तो उसका फैसला कलेक्टर करेगा कि यह जमीन अब वक्फ को देनी है, यानी कि मुसलमानों को देनी है, या सरकार अपने पास रखने वाली है। हिंदुस्तान के अंदर तीसरा नंबर आता है, पहले नंबर के ऊपर डिफेंस, रेलवे, और उसके बाद हमारी वक्फ की जमीनें हैं। मैं खुद मानता हूं कि वक्फ के अंदर कुछ बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन कल जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आया तो उस बिल के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो आपने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किस पुरजोर तरीके से उसकी मुखालिफत की, और दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आते हो, उत्तर प्रदेश से आते हो, उन्होंने भी जमकर उसकी मुखालिफत की है, और हम उसका भी
इस्तकबाल करते हैं उन तमाम मेंबरान का जिन्होंने वहाँ पर जाकर अपना हक अदा किया। मेरा सवाल इंडिया अलायंस के उस उद्धव ठाकरे शिवसेना से है जिनके 9 मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, लेकिन जब ये बिल आया तो ये पूरे के पूरे बाहर चले गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा मुद्दा, तुम्हारे मसले जब आएंगे, तुम्हारी लड़ाई तुम्हें लड़ना है। वो लड़ाई असदुद्दीन अवैसी लड़ेंगे, वो लड़ाई इम्तियाज जलील लड़ेगा, असरार लड़ेगा, आप लड़ेंगे। लेकिन हमारा और आपका रिश्ता जो रहेगा वो इलेक्शन के हद तक रहेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग आएंगे और कहेंगे कि साहब वोट इन्हें देना है क्योंकि सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, और हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर इंडिया अलायंस को कामयाबी मिली है इतनी अच्छी, तो उसमें यकीनन मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। 2-2 घंटे तपती हुई धूप में मुसलमान लाइन लगाकर खड़ा हुआ था कि नहीं, हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। कोल्हापुर के अंदर जब मस्जिद के ऊपर हमला होता है तो क्यों उनसे सवाल नहीं किया जाता है? कब तक हम इस तरह की खामोशी को बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या ये सही बात नहीं है कि भैया तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, मैं तो तुम्हारे पास हर 5 साल के बाद आऊंगा, वोट मांगूंगा, और जब तुम्हारे ऊपर कोई आफत आएगी, परेशानी आएगी, तुम्हारी मस्जिद पर, तुम्हारी इबादत गाहों पर, तुम्हारे घरों पर जब हमला किया जाएगा, तब मैं मुंह पे उंगली रखकर खामोशी इख्तियार कर लूंगा। आज हमारे लिए ये एक बड़ा अफसोसनाक दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद की जो पिटीशन थी, वो पिटीशन को लिटरली फेंक दिया। आपको हमको ये समझने की जरूरत है। हमने 21 दिन कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया, आंदोलन किए। आप तमाम लोग उसमें, कोई 2 घंटे बैठा, कोई 12 घंटे बैठा, कोई 24 घंटे वहां पर थे। 21 दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी शहर का नाम बदला जा रहा था तो किसी शहर के अंदर ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जितना हमने औरंगाबाद के अंदर 21 दिन तक करते रहे, ये जानते हुए कि हुकूमत तुम्हारी है, अदालतों के फैसले कैसे आ रहे हैं। लेकिन आज का जो फैसला आया है, जो भी गया अदालत के अंदर, हमने ये तय किए थे अदालत के अंदर एक पिटिशनर जाएगा पूरे शहर की नुमाइंदगी करने के लिए। अचानक जो पहले के पिटिशनर थे, उनके साथ एनसीपी के जो लीडर हैं, वो आज एक पिटीशन खामोशी में डाल देते हैं। और जब कोर्ट के सामने ये पिटीशन आता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ना वो खुद वहां पर मौजूद, ना उनका वकील वहां पर मौजूद। अदालत सवाल करती है उस जूनियर से कि तुमको अगर लड़ना ही नहीं था तो ये पिटीशन लाए क्यों, इसमें दाखिल क्यों किया गया?
अब जो ओरिजिनल पिटीशन है, यकीनन इसका असर भी उस वहां पे असर होने वाला है। ये एक संजीदा मसला था और इस मसले के ऊपर जब चर्चा हो रही थी, हम खुद थे सिद्दीक मोतीवाला साहब के घर के ऊपर जब ये मीटिंग हुई थी, मैं खुद था वहां पर और ये तय किया गया था। एक साहब ने कहा कि साहब मैं पहले लड़ चुका हूं, मुझे मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे ने कहा कि साहब नहीं, मैं जाना चाहता हूं करके। हमने ये तय किया था कि हम सब इत्तेफाक राय से एक जना जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर इतने सारे पीछे से पहुंच गए, अपना अपना पिटीशन लेकर, अपने अपने वकील लगाकर, वहां पर हम फेल। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ने की थी, एक आवाज के साथ लड़ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने चलते हुए रील बनाई जा रही है इंस्टाग्राम के लिए। मतलब एक मजाक का मौजू आपके लिए तो आपने रील बना लिए, लेकिन हमारे शहर की एक जो पहचान है उसको आप इतने हल्के में ले लेंगे। किसी न किसी को के साथ एक ऐसा मुद्दा औरंगाबाद की हम जब खबर में जाएंगे तो हम ये वसीयत करके जाएंगे कि हमारे खबर पे जब हमारा नाम लिखा जाएगा तो उसके ऊपर कोई और नाम नहीं रहेगा, इम्तियाज जलील मरहूम औरंगाबाद लिखा जाएगा उसके ऊपर। एक हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान खत्म कर दी जा रही है। मैं मानता हूं अदालतों का रवैया, अदालतों का रुख कैसा है। इलाहाबाद का जब नाम आया तो अदालत ने फाइल फेंक दी। जब अदालत में इलाहाबाद के नाम को बदलकर प्रयागराज किया जा रहा था तो अदालत ने फाइल फेंक दी और कहा कि हमारे उसमें नहीं आता है, सरकार अगर चाहे तो ये कर सकती है करके। अब अगर ऐसा रुख है तो फिर हम जाएं तो जाए कहां? कम से कम इतनी कि हम खामोश बैठकर, हमने उनके फैसलों को ऐसे ही खामोशी से कबूल नहीं किया। हम लड़े और इंशाअल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत जल्द हम एक और मुहिम छेड़ने के लिए जाएंगे। आप लोगों के साथ की जरूरत रहेगी। हम भी सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहते हैं कि आपके फैसले का हम आदर करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने एक मर्तबा कहा था, बहुत बड़े जज ने एक मर्तबा कहा था कि भले ही हम सुप्रीम कोर्ट है लेकिन हम गलती नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती कर रही है उस गलती का एहसास पूरे औरंगाबाद की आवाम एक मुहिम के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। दोबारा एक कोशिश हम करेंगे, हमें मालूम है कि नतीजे क्या है, लेकिन कम से कम हमारे नातू पोते जब पूछेंगे, तुम्हारे नातू पोते जब पूछेंगे तुमसे कि जब तुम्हारी शिनाख्त, तुम्हारी पहचान जब खत्म की जा रही थी तो तुम क्या कर रहे थे, तो तुम ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था, उसे रोकने की मैं कोशिश कर रहा था। नौजवानों, बहुत सारे आगे मसले आने वाले हैं। हालात कैसे होंगे मैं नहीं बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी, उनकी हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनकी कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ माहौल को खराब किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों का होने वाला है, क्योंकि निशाने के ऊपर हम ही लोग हैं। तो हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ना हमने 288 सीटें लड़े हैं और ना इस बार भी लड़ेंगे,
लेकिन जहां जहां पर मजलिस खड़े रहेगी, किसी ने आज के दिन होर्डिंग लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, भावी मुख्यमंत्री। मैं बोला भावी आमदारों की परेशानियां है, अभी भावी मुख्यमंत्री बना दिए। मीडिया वाले ने कहा ये आपके पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने कहा इस मुल्क के अंदर वो दौर भी आया था जब 2 MPs थे तो वो वजीर आजम भी बना था। आप क्यों नहीं बन सकते? होने को कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें एक मजबूती के साथ अगर हम खड़े रहे। मैं तो ये समझकर चल रहा हूं जिस पार्टी के पास 10 MLA रहेंगे वो राजा रहेगा, और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा। बाकी की सीट के ऊपर जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, लेकिन जाते वक्त उनसे सवाल जरूर करना। ये सवाल यहां के उन लीडरों से भी जरूर करना, ये कहने के लिए कि इम्तियाज जलील को यहां हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तियाज हारेगा तो नरेंद्र मोदी हारेगा। नरेंद्र मोदी को तो तुमने जिता दिए, लेकिन इकलौती एक मुस्लिम ताकत उसकी तरह उसका अफसोस, उसका दर्द ये कितना है और कैसा है। आप लोग तो मेरे साथी हैं, मेरी ताकत है, लेकिन जब मैं दुबई गया, मैं परसों मुंबई में था, मैं दिल्ली गया, तो हर कोई ये कहता था कि नहीं साहब औरंगाबाद की सीट निकलनी चाहिए थी। लेकिन नतीजा जो भी आया हो, हम अपने रब पे यकीन करते हैं, हम अल्लाह के फैसलों के ऊपर यकीन करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा हमारे शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए, तो इसलिए हमारी नाराज़गी नहीं, हमें कोई इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं पहले से भी कहता आया हूं कि मेहनत करना हमारा काम है, जीत और हार के फैसले अल्लाह करने वाला है। आगे चलकर आप तमाम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आज आपके कांधों के ऊपर असरार साहब एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मुझे इतना अफसोस होता है जब मैं अलग अलग इलाकों के अंदर जब वोटर कार्ड का कैंप लगाते हुए लोगों को देख रहा हूं, मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जब हमारी बच्चियां डोर टू डोर जा रही है कि आपके पास इलेक्शन कार्ड है या नहीं है करके, ऐसे ऐसे बस्तियों में जहां 100% आपकी आबादी है, वहां पे 500 वाले हैं, 700 लोगों ने कार्ड नहीं बनाए थे। ये किस बात को दर्शाता है? हमारे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। क्या वजह है कि जो कार्ड आज बनाए जा रहे हैं वो आज से 3 महीने, 4 महीने पहले अगर बना लेते हैं? कौन समझाए आपको ये जिम्मेदारी आपकी क्या है करके? कौन समझाए कि सिर्फ 50% वोटिंग होगी? कौन समझाए उन इलाकों को कि जहां पर आबादी तो हमारी 100% है, वोटिंग परसेंटेज हुआ 48%, 52%, 53%। हमने सोचा कि चलिए अपने जिम्मेदारों को तो हमने जिम्मेदारी देकर देख लिए, अब जो काम किया जा रहा है वो बाहर के बच्चे और बच्चियों के जरिए वो काम किया जा रहा है। और जिस इलाके के अंदर हमारे जिम्मेदार हैं, अगर उनके मोहल्ले में से 500 नए कार्ड बनते हैं तो वहां के जिम्मेदार को भी जवाब देना होगा। वहां के जिम्मेदारों को भी ये बताना होगा, इतने साल से आपने उस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं,
लेकिन आपके महल्ले में 500 नए कार्ड्स कैसे बनाए जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं बनाए गए थे? क्योंकि हर एक की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर एक को ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मैं उसे पूरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं करके। मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आप लोग वो मजबूत सिपाही हैं कि मुझे मालूम है कि लोग कितना भी कुछ भी करें, कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन इलेक्शन के दिन अगर सही मानों में कोई सही तरीके से काम करता है तो ये नौजवान लड़के काम करते थे। घरों से निकालने का, आखिरी वक्त तक लोगों के जहनों के अंदर बात डालने का कि पतंग पतंग, आखिरी वक्त तक जो आप लोगों की मेहनत रहती है। तो इसलिए मैं जहां जाता हूं, इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे, लेकिन देखो हर मैं आप लोग देता हूं कि इतना बड़ा आज के दिन आप लोगों ने ये इंतजाम किया, इतने सारे नौजवानों को यहाँ पर इकट्ठा किया है करके, और आने वाले वक्त के अंदर आप लोग पूरी ताकत के साथ मजलिस को आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।